अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे इस किताब का, और इसको जो है आपको पढ़ना ज़रूरी भी है, और इसमें सवाल भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते भी हैं। और वैसे इस दफ़ा रिड्यूस सिलेबस हो गया है तो आधा चैप्टर जो है इसमें से आएगा। तो जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो समझा रहा हूँ, वही इसमें आएंगे और इसको सही से समझिएगा। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो है ये आता है कि वाई डू एटम कंबाइन। एटम आपस में मिलते क्यों हैं? तो आपस में मिलने की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी एटम जो है वो आपस में इसलिए मिलते हैं कि वो क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। एटम कंबाइन बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल अनलेस देयर वैलेंस ऑर्बिटल इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन ऑर्डर टू फिल दिस आउटर ऑर्बिटल दे विल शेयर, गिव और टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। तो ये जो है फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए या वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिटल को फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेंगे या अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो दो बातें हो सकती हैं, या अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें या अपना इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो शेयर करें। तो अब ये किस तरह से जो है वो स्टेबिलिटी मिलती है वैलेंस ऑर्बिटल को या वैलेंस शेल को। वैलेंस का मतलब ये होता है कि आखिरी आखिरी अगर वैलेंस शेल लिखा होगा तो आखिरी शेल होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो आखिरी मरतबा जितने इलेक्ट्रॉन भरे गए या आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन भरे गए उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अब इसमें स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी एटम के वैलेंस शेल में आए कि वो स्टेबल हो जाए। तो अब इसमें जो है जो चैप्टर नंबर 4 में आपको हमने पढ़ाया था, बताया था कि ग्रुप नंबर 8 जो हमारे पास नोबेल गैस भी कहलाता है, और वो ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 8 भी कहलाता है या ज़ीरो वैलेंसी वाला ग्रुप भी कहलाता है। हम इसको ज़ीरो वैलेंसी या नोबेल गैस इसलिए कहते थे कि ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता था, ना ही वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता था। तो वो जो है हमारा जो है वो यूँ समझ लें कि एक नोबेल गैस था या जिसकी वैलेंसी ज़ीरो थी। तो अब उसमें ग्रुप अगर आपको याद हो तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इनके एटॉमिक नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54 और रेडॉन का 86। अब इनके अगर हम मिसाल के तौर पे हम ये देखें कि इनके वैलेंस शेल में या आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये हमारे पास जो बना हुआ है ये नियॉन बना हुआ है। अब नियॉन के जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये देख रहे हैं मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए। और फिर नेक्स्ट शेल में कितने आते हैं, सेकंड शेल जो इसके लिए सेकंड शेल जो होगा उसमें कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 8 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसलिए जो है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन आए। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते हम। इसके बाद जो नेक्स्ट शेल है, जो नेक्स्ट शेल आप देख रहे हैं उसमें 8 आ रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट शेल है जो इस नियॉन के लिए वैलेंस शेल है, इसके बाद मज़ीद इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे नहीं, तो ये है वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो अब उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। तो हीलियम के लिए जो वैलेंस शेल है वो उसका पहला शेल है, और नियॉन के लिए जो वैलेंस शेल है उसका वो सेकंड शेल है। तो हर एटम का जो वैलेंस शेल होगा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। अब हीलियम में जो है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए जो है उसका पहला शेल जो है उसका वैलेंस शेल होगा। और अगर जो नियॉन है उसका जो है वो उसमें एटॉमिक नंबर उसका 10 है, तो पहले शेल में 2 आ गए, नेक्स्ट शेल में 8 आ गए। तो याद रखिएगा जो जिस शेल का है उसमें वो इलेक्ट्रॉन आपने भरना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया था 2n² का फार्मूला। 2n² के फार्मूले से आप देख सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब इसी चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, जब वो ग्रुप नंबर 8 की कॉन्फ़िगरेशन को इख्तियार कर लेगा। अब ग्रुप नंबर जो 8 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके वैलेंस शेल में 8। फिर इन सब के वैलेंस शेल में ये आप हीलियम को हटा के नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन सबके वैलेंस शेल में आखिरी शेल में सबके 8 ही आते हैं। तो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी एटम
स्टेबल तब होगा जब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं किसी भी एटम के वैलेंस शेल में तो वो स्टेबल हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी के जो है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो स्टेबल हो सकता है। तो अगर 2 नहीं आते, मिसाल के तौर पे कोई 2 एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब उसको स्टेबल होने के लिए एक मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 पे स्टेबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसमें जो ना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे या तो शेयर करेंगे। अब वो देंगे और शेयर करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि उनको जो है उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं या तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए जो है हमारे पास 2 बातें हैं, या तो वो 2 का पेयर बनाएगा या वो 8 का पेयर बनाएगा। 8 के पेयर को बोलते हैं ऑक्टेट, 2 के पेयर को बोलते हैं डुप्लेट। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, मतलब या तो डुप्लेट बनाएगा या वो ऑक्टेट बनाएगा। तो अब इसमें जो है हम मज़ीद देख सकते हैं कि वो कंबाइन किस तरह से होते हैं। तो एटम, हाउ डू एटम कंबाइन? एटम कैन कंबाइन इन द फॉलोइंग 2 वेज। अब वो 2 तरीक़ों से कंबाइन हो सकते हैं। कैसे? अब वो ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ट्रांसफ़र ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ 1 एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ द अनदर एटम। तो अपने वैलेंस शेल से अपना इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल को ट्रांसफ़र करेंगे। और वो ट्रांसफ़र क्यों करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि वाई डू एटम कंबाइन, क्योंकि उनको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए कंडीशन 2 हैं हमारे पास। वो ग्रुप नंबर 8 की कॉन्फ़िगरेशन को इख्तियार करते हैं, वो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन को। तो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 8 की क्या है? 2 और 8। हीलियम के लिए 2 है, बाकी दूसरे जो एटम हैं या जो दूसरे एलिमेंट हैं इनके लिए वो 8 है। तो अब या तो वो 2 का जोड़ा बनाएंगे या वो 8 का जोड़ा बनाएंगे। 2 के जोड़े को बोलते हैं ऑक्टेट, 2 के जोड़े को बोलते हैं डुप्लेट, और 8 के जोड़े को बोलते हैं ऑक्टेट। तो अब इसमें जो है वो पहले तो पहला जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, या तो वो ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे मतलब अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए किसी को दे देंगे, फिर वो वापसी नहीं ले सकते। ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है। और अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द वैलेंस शेल और बोथ द कंबाइनिंग एटम आर शेयर्ड बिटवीन देम। तो ये शेयर करेंगे, तो शेयर का मतलब ये होता है कि वक्ती तौर पे दिया उसको आपने। जैसे कोई हम चीज़ लेते हैं तो वक्ती तौर पे जो है हम दोस्तों को शेयर करवा देते हैं, फिर वापसी उससे ले लेते हैं। तो शेयरिंग में ये होता है। और ट्रांसफ़र में ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए किसी दूसरे एटम को हमेशा के लिए दिया, फिर वो उससे वापसी नहीं लेगा। ट्रांसफ़र में ये फ़र्क होगा। तो ये हमारे पास जब एटम कंबाइन होंगे तो इस तरह की जो है वो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो मैंने आपको रूल बताया कि ऑक्टेट रूल क्या होता है और डुप्लेट क्या होता है। तो ऑक्टेट में मैंने आपको बताया कि एटम टेंड टू गेन लोज और शेयर इलेक्ट्रॉन अनटिल दे आर सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब तक उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते तो ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करवाएगा या शेयर करवाएगा, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड और शेयर्ड इन अ सच वे दैट ईच एटम acquire an especially stable electron configuration. Usually this is a noble gas configuration, one with 8 outer valence shell और एन ऑक्टेट। तो ये मैंने आपको जो समझा दिया था कि 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वैलेंस शेल के अंदर, तो उसको जो है हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब डुप्लेट रूल क्या है हमारे पास? डुप्लेट को अगर आप थोड़ा सा, मैंने इसको जूम किया है तो देख सकते हैं कि डुप्लेट खाली हीलियम में होता है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जो हमारे पास नियोन था, नियोन, अब इसको और मजीद नियोन में जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये जो 8 है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इसका वैलेंस शेल है, ये 8। इसी तरह से आप मजीद उसको दूसरे को भी देख सकते हैं, ये नियोन है, ये आर्गन है। इसी तरह से अब मजीद जो दूसरे हैं ये आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनॉन, तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो डुप्लेट और ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 2 का जोड़ा बनाएंगे, वो 2 का जोड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ग्रुप नंबर 8 में जो पहला एलिमेंट है वो है हीलियम, वो 2 का जोड़ा बनता है उसमें वैलेंस शेल में, तो उसको जो है वो हम डुप्लेट कहते हैं। और अगर वैलेंस शेल में जो है 8 का जोड़ा बने उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। अच्छा, अब केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ होती है? केमिकल बॉन्डिंग यूँ समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे 2 लकड़ी के टुकड़े हैं, अब उनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जैसे हम कोई जो ग्लू लगाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं।
तो अब वो जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि उसमें ग्लू लगाया गया है। तो ग्लू क्या कर रहा है कि दोनों को मिला रहा है, जुड़ा मतलब दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो अब इसी तरह से जो केमिकल बॉन्ड है वो भी ऐसी चीज़ है कि वो ताकत जो किसी भी दो एटम को आपस में मिला के रखे या ज्वाइन करके रखे। तो उसकी डेफिनेशन है, अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड टू और मोर एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और एन आइन। तो हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम है तो उनको मिला के या ज्वाइन करके जो रखने वाली ताकत है उसको हम कह रहे हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? एक किस्म की फोर्स है या एक किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपस में मिला के ज्वाइन करके रखती है हमारे पास किसी भी दो एटम को मॉलिक्यूल के अंदर। अब केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास कितने टाइप की है? दो टाइप की। एक है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या चीज़ होती है? आयनिक बॉन्ड कैसे वजूद में आता है? आयनिक बॉन्ड आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। जब अपोजिट चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो अब इसमें जो है अपोजिट चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो अब ये बनते किसके दरमियान है? ये दे फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड वजूद में आता है। अब मेटल क्या चीज़ होती है? मेटल को आप आसानी से यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर दे, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से कोई भी एटम जो आसानी से गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब जो मैंने मेटल के बारे में बताया कि कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई एटम आसानी से गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो हमारे पास कहलाएगा नॉन मेटल, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको कहलाएगा मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस ये होता है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जब लगता है तो वो मेटल फॉर्म करता है, ठीक है, तो वो मेटल कहलाता है। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज जब लगता है तो उसको हम बोलते हैं कैटाइन, और जो नेगेटिव चार्ज लगता है उसको हम बोलते हैं एनाइन। तो मेटल के ऊपर हमेशा कैटाइन या मेटल हमेशा कैटाइन बनाएगा और नॉन मेटल हमेशा एनाइन बनाएगा। तो अब इसमें जो है दो चार्जेस बनेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब बनेगा तो वो आपस में अट्रैक्ट होकर जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप की जो बॉन्डिंग है वो कहलाती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट का जो बॉन्ड है वो रिजल्ट फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। तो इसमें शेयरिंग का वर्ड इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि वो उसने यूँ समझ लें कि कोई आप इंटरनेट की डिवाइस आप लेते हैं, जैसे आपके पास पैसे कम हैं तो आपने जो है दोस्त के साथ शेयरिंग की हुई है, उसने 750 रुपये दिए, आपने भी 750 रुपये दिए, तो 1500 रुपये की डिवाइस आई है। तो आप में मुआहदा ये हुआ है कि 12 घंटे के लिए वो डिवाइस रखेगा, 12 घंटे के लिए आप रखेंगे। तो अब उस डिवाइस के ऊपर कब्जा किसी का भी नहीं होगा, वो 12 आवर्स के लिए आपकी होगी, फिर नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए वो दूसरे आपके दोस्त की होगी। तो ये हमारे पास कहलाती है शेयरिंग। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो अगर दो एटम है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएंगे। तो अब जब शेयर करवाएंगे तो वो उससे जो बॉन्ड वजूद में आएगा उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के दरमियान बनता है। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड। हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। अब ये एटम कौन से होंगे? एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, उससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में बनेंगे, मिलेंगे, तो अब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव। फिर नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे उस अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। सही है। तो ये हमारे पास जो है आयोनिक बॉन्ड ये होता है। अब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से कैसे होती है? तो अब इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आयन क्या चीज़ होती है। आयन मैंने आपको क्लास में बताया था कि एटम और आयन में फ़र्क ये होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद, तो अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे या गेन कर दे तो वो क्या बन जाता है? आयन। तो यहाँ डेफिनेशन बताई गई कि एन एटम और मॉलिक्यूल दैट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन एक्वायर एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस एटम फॉर्म कैटाइन।
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज लगेगा, उस पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं हम केटाइन। और जब वो लूज, अब व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन, और एनाइन कब बनाएगा, व्हेन दे गेन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगा तो वो बनाएगा एनाइन। अच्छा, ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन दोबारा से बताई गई है। आयोनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म व्हेन अपोजिटली चार्ज आयन आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जब अपोजिटली चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उससे जो है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, उनको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसमें जो है आयन में बी अट्रैक्टेड टू वन अनदर इन एनी डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन में ये आपस में मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, ये उन्होंने एटम का रेडियस बता दिया गया, और ये आयन का रेडियस। तो आपको पता है कि जो केटाइन है उसका रेडियस कम हो जाएगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज, ये जो Cl है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि रिपल्जन की वजह से। अच्छा, अब फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, किसके दरमियान, हाउ आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम। सोडियम एटम और क्लोरीन एटम के दरमियान जो है, अब यूँ समझ लीजिए कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अब किस तरीके से होती है ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11। तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब बचे इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 11 में से 2 भर दिए हमने, तो कितने बच गए इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 9 बच गए। तो 9 में से अब सेकेंड शेल में कितने आते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, हमने 8 भर दिए, आप देख सकते हैं। फिर अब एक मजीद रहता है, तो अब एक इसमें हमने यहाँ भर दिया इलेक्ट्रॉन को। ये हो गया सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमने शेल की फॉर्म में भर दिया। ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर नेक्स्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये अब कितने हो गए, 10, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 7। तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर भरे हैं। तो इसका वैलेंस शेल जो है हमारे पास, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो सोडियम होता है, ये आपको पता है ये अल्कली मेटल से ताल्लुक़ रखता है, तो ये अपना क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देगा, और जो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा। तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये इसके पास गेन हो जाएगा। तो अब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको इसलिए हमने कहा है केटाइन। इसको हमने केटाइन का है, ये आपका बन गया, ये आपके पास आ गया केटाइन। अच्छा, अब ये जो केटाइन और एनाइन जब बन जाते हैं तो ये हमारे पास बन गया आपका एनाइन। इसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को, सही है। इसने लूज़ किया और उसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फॉर्म हो गए, ये केटाइन बन गया, ये एनाइन बन गया। अब ये जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं तो आपस में क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन करके ये आपका ये NaCl बना देंगे। तो मज़ीद नेक्स्ट उसमें आप देख सकते हैं, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसने गेन करने पर इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। फिर इसके बाद जो है थर्ड स्टेप के अंदर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करके NaCl बना देते हैं। तो अब ये जो है आज की क्लास के लिए था, आयोनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कौशल साहब ने दिया था, सही है, और इन्होंने जो 1916 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, अब आपको असाइनमेंट ये दिया जा रहा है कि आपने जो है Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने फॉर्म कैसे फॉर्म होगा, इसकी आपने, जैसे मैंने NaCl की आपको बताया, या अपनी कॉपी में करके या आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करवाएंगे। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा ये आपने बताना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो आपने जो है बताना है कि ये किस तरह से ये फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू बेटा।